अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने तामीराती मजदूरों को 8,000 रुपए की इमदादी रकम फराहम करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि यह रकम उन मजदूरों को मिलेगी जो दारुल हुकूमत में आलूदगी की वजह से आयद ग्रेड पाबंदियों के चलते बेरोजगार हो गए थे। ये फैसला बिल्डिंग एंड दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के इजलास में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बोर्ड ने फैसला किया है कि तामीराती मजदूरों को जरूरी तस्दीक के बाद 8,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इमदादी रकम डीबीटी मोड के जरिए अहल कारकुनों के आधार कार्ड से मुंसलिक अकाउंट में जारी की जाएगी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफे पर काबू पाने के लिए ग्रेड पाबंदियां लगाई गई है, जिसकी वजह से तामीराती काम रोक दिए गए। ऐसे में मजदूरों को रोजी रोटी के बहरान का सामना है। इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हुकूमत ने तामीराती काम में लगे मजदूरों को मदद फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि 2021 में 20 दिन और 2022 में 35 दिन के लिए तामीराती काम पर पाबंदी लगा दी गई थी। गुज़िश्ता साल 26 दिन तक गैर जरूरी तामीराती कामों पर पाबंदी थी और इस साल भी ये पाबंदी तवील मुद्दत तक जारी रहने का इम्कान है। एक अंदाजे के मुताबिक एनसीआर में 13 लाख मजदूर तामीराती कामों में मसरूफ है। उनमें ज्यादातर बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश के मुहाजिर मजदूर शामिल है। बेहतर पैसा कमाने की उम्मीद में वो अपने खानदानों को लाते हैं और तामीराती मुकामात पर आर्जी पनाहगाहें कायम करते हैं। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने का ऐलान किया है। सदर मुमलिकत ने कौम से खिताब करते हुए इत्तला दी है। दर हकीकत पार्लियामेंट में जबरदस्त मुखालिफत के बाद इसे कालिदम करार दे दिया गया। रात गए हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों के 300 में से 190 अराकीन पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ को मुस्तरद करने के हक में मुतफ़िक़ा तौर पर वोट दिया है, जिसके बाद मुल्क से मार्शल लॉ हटाना पड़ा। आखिरी बार जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ का ऐलान 1980 में किया था, जब तलबा और मजदूर यूनियन की क़ियादत में मुल्क गिर बगावत हो गई थी। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन जमात और हुक्मरान जमात की रहनुमा भी सदर के मार्शल लॉ लगाने के फैसले की मुखालिफत कर रहे थे। योन सिक योल के इस फैसले की उनकी पार्टी के रहनुमा हान डोम होन ने सख्त मुखालिफत की है। होन ने पार्लियामेंट में मार्शल लॉ के खिलाफ वोटिंग में भी हिस्सा लिया और इसके अलावा जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल ने मंगल को मुल्क इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान किया था। अपोजिशन जमातों पर हुकूमत को मफलूज करने का इल्जाम लगाया गया है। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के निफाज के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। पार्लियामेंट के बाहर भीड़ जमा हो गई है। अपोजिशन जमातों और हुक्मरान अराकीन पार्लियामेंट ने भी इसकी मुखालिफत की। पार्लियामेंट के बाहर जमा होने वाले सैकड़ों मुजाहिरीन और मीडिया वर्कर्स ने नारे लगाए हैं और जनूबी कोरिया की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ने सदर योन सिक योल के मार्शल लॉ के ऐलान को गैर आईनी करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये कदम मुल्क के आइन के खिलाफ है और जमहूरी अमल को कमजोर करता है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी सुबह 10 बजे संभल पहुंच गए हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के दीगर अराकीन पार्लियामेंट और पार्लिमान के साथ अवाम से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने मुताबिक राहुल गांधी और दौरे अवामी मसाइल को उजागर करने और पार्टी के हामियों को मजबूत करने की कोशिश की है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजिंदर पेंसिया ने पड़ोसी अजला के पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो राहुल गांधी को अपने जिला की हुदूद में दाखिल होने से रोक दे। गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के हुकाम को खतूत लिखे गए हैं कि राहुल गांधी की मुमकिना सफर पर सख्त निगरानी रखे। जिला इंतजामिया ने संभल में दफा 163 नाफिज की है, जो अवामी इज्तिमात और सियासी सरगर्मी पर पाबंदी आयद करती है। ये हुक्म 31 दिसंबर तक नाफिज अमल रहेगा, जबकि गैर मुकामी अफराद के दाखिले पर 10 दिसंबर तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने जमहूरियत पर इस पाबंदी को हमलावर करार देते हुए इस पर आवाज उठाने की कोशिश की है। उनके मुताबिक इंतजामिया पुलिस ताकत का नाजायज इस्तेमाल करती है, जो जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। जराये के मुताबिक इंतजामिया ने राहुल और प्रियंका गांधी को दिल्ली से ही रोकने की हिकमत अमली तैयार की है। दिल्ली और गाजियाबाद की सरहदों पर पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि राहुल गांधी को संभल की हुदूद में दाखिल होने से रोका जा सके। गाजियाबाद पुलिस ने सरहदी इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने के अहकाम दिए हैं। गुज़िश्ता माह संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान
पैदा होने वाले कशीदगी के बाद 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी पाए गए थे। अदालत के हुक्म पर होने वाले सर्वे के दौरान दावा किया गया था कि मस्जिद की जगह पर पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था। इस वाक़े के बाद इलाके में हालात कशीदा है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त अक़दाम किए गए हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के रियासती इंचार्ज अविनाश पांडे और दीगर नुमाया रहनुमा भी शामिल होंगे। अजय राय ने इस बात की तस्दीक की है कि प्रियंका गांधी भी इस दौरे में शामिल हो सकती है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने किसानों की तय मरकजी हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने वजीर ज़राअत से सवाल किया है कि किसानों से किए गए तहरीरी वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। नायब सदर का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो वजीर ज़राअत पर हर लम्हा भारी पड़ रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे बताएं कि क्या किसान से वादा किया गया था, क्या हुआ वो वादा फरामोश किया गया, वादा निभाने के लिए हम क्या करते हैं। एक तकरीब में खिताब करते हुए नायब सदर जगदीप ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसानों से बातचीत क्यों नहीं की गई है। हम किसान को इनाम देने के बजाय इसका जायज हक भी छीन रहे। जगदीप ने कहा है कि पिछले साल भी एक तहरीक हुई थी, इस साल भी एक तहरीक हुई है, वक्त का चक्कर घूम रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने पहली बार हिंदुस्तान को बदलते हुए देखा है। मैंने पहली बार महसूस किया है कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हमारा ख्वाब नहीं बल्कि हमारा मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया में इस कदर आला मुकाम पर कभी नहीं था। जब ये हो रहा तो किसान परेशान और तकलीफ में आखिर क्यों है। किसान वाहद है जो बेबस है। जगदीप ने कहा, ये वक्त मेरे लिए तकलीफ दे है क्योंकि मैं कौम परस्ती में डूबा हुआ हूँ। मैंने पहली बार हिंदुस्तान को बदलते देखा है। हिंदुस्तान दुनिया में कभी इतने ऊंचे मुकाम पर नहीं गया। दुनिया में हमारी साख इतनी बुलंद कभी नहीं हुई। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का शुमार आज दुनिया के बड़े लीडरों में होता है। अगर ऐसा है तो फिर मेरा किसान परेशान क्यों है। ये बहुत बड़ा गहरा सदमा है। इसे हल्के से लेने का मतलब है कि हम अमली तौर पर इसे सोच नहीं पा रहे। हमारी पॉलिसी साजी सही रास्ते पर नहीं है। वो कौन लोग हैं जो किसानों को कहते हैं कि वो उन्हें उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत देंगे। मैं नहीं समझता कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला और बेबस रहेगा। एक दिन पहले भी नायब ने कहा है कि किसानों की अहमियत पर जोर दिया और कहा, हमें सोचने की जरूरत है। जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन आगे रास्ता दुरुस्त होना चाहिए। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान खेतों से बना है। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का रास्ता वहीं पर है। खेतों से गुजरने वाले किसानों के मसाइल का फौरी हल होना चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी और मरकजी हुकूमत को कई इश्यूज पर हदफ तनकीद बनाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हिंदुस्तानी किसानों की तारीफ करते हुए कहा है कि वो मुश्किल वक्त में भी मुल्क के लिए आसानियां मयसर करते हैं, लेकिन पीएम मोदी है कि उनके लिए दहशतगर्द और गुंडे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कई बार करते हैं। सुप्रिया ने कहा है कि हर तरह हिंदुस्तान का किसान फिर से मुश्किल कुशा बन गया है। ज़राई शहरी तरक्की 3.5% रह गई, जो कि अंदाजे के मुताबिक बहुत कम रही। फिर वो कहती है कि जी हाँ, ये वही किसान है जो कोरोना के वक्त भी मुल्क की संजीवनी यानी हयात बख्श बने हुए थे, जिनके लिए दिल्ली में ब्रेकडाउन कर फसाद कंट्रोल व्हीकल और वाटर कैनन लगा दिया गया था ताकि वो दिल्ली में घुस न सके। जो अपनी पैदावार की कीमत और हुसूल अराजी की इदादोशुमार मांग रहे हैं, क्या ये गलत है? जो रोजाना सिर्फ 27 रुपए कमाते हैं, लेकिन उन किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी दहशतगर्द, गुंडा और मवाली कहते हैं। सुप्रिया ने पीएम मोदी पर मईशत को तबाह करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक कुचकर यानी बदतरीन दायरा बनाया है और वो है कम तरक्की, कम मुलाजिमत, कम आमदनी, बढ़ती महंगाई, कम बचत, डिमांड में कमी, सार्फियत में कमी, सरमायाकारी में गिरावट। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अडानी को महफूज रखने में लगे होते हैं। उनकी पॉलिसी का असर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर पड़ता है, लेकिन वो मुआशी चैलेंजेस को समझना ही नहीं चाहते। मुल्क के मौजूदा हालात का तस्करा करें तो हालात काफी खराब है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई परेशान है। जीडीपी की शरह 2 साल में सबसे नीचे यानी 5.4% पर आ गई है। तरक्की नहीं हुई, मुलाजमत नहीं है, रुपया लड़खड़ाता है, महंगाई लगातार बढ़ती है, सारिफियत और सरमायाकारी घट गई है, लोग अपनी बचत से खर्च करते हैं, सब्जियों की कीमत 50% बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग घटकर 2.2% पर आ गई है, गोल्ड लोन गुज़िश्ता 7 माह में 50% बढ़ गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रिया ने कहा है कि मुल्क की जीडीपी पर बढ़ा चढ़ाकर इजाफा किया गया। ये गिरकर 21 माह की सबसे ज़ैली सतह यानी 5.4% पर आ चुकी है। जीडीपी गिरने का मतलब है सरमायाकारी कम हो गई है, सार्फियत कम हो गई है, मुलाजिमत नहीं है। इसके अलावा लगातार बढ़ती महंगाई के ताल्लुक से उन्होंने भी बेहद खदशात का इजहार किया। कमर्शियल एलपीजी की कीमत हर माह बढ़ा दी गई है। बीजेपी हुकूमत वाले महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात में सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ाते हैं।
हकीकत यह है कि यूपी में सीएनजी की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। वो मजीद कहती है कि मोदी हुकूमत ने कहा कि रूस से तेल खरीदकर हमने $25 बिलियन बचाए हैं, लेकिन अवाम को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब खाम तेल महंगा होगा तो अवाम की जेब से लूट शुरू कर दी जाएगी, लेकिन जब खाम तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं की जाती। सुप्रिया ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कुछ दीगर अहम मौज़ूआत पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में बचत करना एक अच्छी आदत रही है, ये हमारा कल्चर है। 2019-20 में हमारी बचत 11.61 लाख करोड़ रुपए थी, यानी 2024-25 में वही बचत 6.25 लाख करोड़ पर आ गई है। इसके अलावा माली साल भी सोने में कई कीमत में इजाफा किया गया था। मुतवस्सित तबके की खातून खाना अपने बच्चों को फीस जमा करना चाहती थी तो इसके पास अपने जेवर गिरवी रखने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। कांग्रेस की एक नुमाइंदा वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज पर अपनी फिक्रमंदी जाहिर की है। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस लीडर ने वोटिंग फीसद समेत 4 अहम नुकात पर इलेक्शन कमीशन से वजाहत का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद नुमाइंदा वफद में शामिल कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक ने अहम पॉलिसी पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सामने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के दौरान उठाए गए 4 अहम नुकात का तस्करा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो अहम नुकात थे, इलेक्शन कमीशन को इसका डेटा जारी करना चाहिए। जो 4 नुकात उन्होंने पेश किए वो इस तरह है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में वोटरों की कमी हुई है, हमें बूथ और इंतखाबी हल्के की बुनियाद पर इसका मुकम्मल डेटा चाहिए जो अभी मौजूद नहीं। इससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स को कम किया गया, इसकी आखिर वजह क्या है। लोकसभा इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात के दरमियान 5 माह में तकरीबन 47 लाख वोटर्स को जोड़ दिया गया, इसकी बुनियाद क्या है, हमें इसका डेटा चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खुद के दिए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में शाम 5 बजे वोटर टर्न आउट 58.22%, रात के 11:30 बजे 65.02% और 2 दिन बाद 77.4% बताया गया था। सवाल पूछने पर जवाब मिला है कि वोटर टर्न आउट एक अलग तरीकेकार है जो 17C एक अलग तरीकेकार पर मबनी होता है। 118 ऐसे इंतखाबी हल्के हैं जहां लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान 25,000 ज्यादा वोटों का फर्क है। इनमें बेशतर मुकाम पर बरसर इख्तिदार पार्टी की जीत हो सकती है। कांग्रेस के नुमाइंदा वफद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के सामने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक संगीन खामियों को पेश किया गया। साथ ही गुजारिश की गई है कि शफाफियत को यकीनी बनाने, अदम एतमाद को दूर करने के लिए तफसीली इदाद-ओ-शुमार जारी किए जाएं। इस नुमाइंदा वफद में अभिषेक के अलावा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और इसके अलावा भी कई अफराद शामिल थे। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस ने एक अर्ज़दाश्त पेश की, इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की थी कि पार्टी लीडरान को मिलने का मौका दे ताकि वह संगीन खामियों महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से जुड़े कुछ अहम इश्यूज को उठा सके। इस गुजारिश को पेश नजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात का वक्त दिया था। अब जबकि कांग्रेस नुमाइंदा वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर अपनी बातें तफसील से रख दी है तो पार्टी को जवाब का इंतजार रहेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने एक बार फिर दावा किया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनने तक दिल्ली न्याय यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि दौरान जब मैंने दिल्ली के अवाम के दरमियान जाकर उनकी तकलीफ को करीब से देखा और जाना तो लोगों ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का साथ देने का वादा किया है। यात्रा के दौरान न सिर्फ लोगों ने हिमायत का भरोसा दिलाया बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा के साथ भी चलते दिखाई दिए। इस दौरान देवेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही सबसे पहले जदोजहद की जिंदगी गुजारने वाले स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट वेंडर्स के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस सदर ने काला बाजारी खत्म करने का अज़म भी जाहिर किया और कहा है कि कांग्रेस इसके लिए पाबंद अहद है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लाइसेंस फराहम करने के लिए ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस दोबारा करेगी, जबकि दिल्ली में 93,654 ऑटो पहले से ही रजिस्टर है। एक अंदाजे के मुताबिक उनके कुंबे में 4 अफराद होंगे तो कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर 4 लाख से ज्यादा वोटों का फायदा मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में कांग्रेस के यूपीए हुकूमत के वजीर ने इस पर बातचीत भी की थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पर बातचीत के बाद कोई अहम फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन आखिर में सोच समझकर इस पर फैसला लेना जाहिर समझा है। खिलाफ किए गए उनको वादे पर मिलने वाले पिछले साल के बजट यानी 468 करोड़ रुपए में तखफीफ करते हुए 326 करोड़ रुपए कर दिया गया है। देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि 2014 में आपने जब दिल्ली का इख्तिदार अपने हाथ में लिया तब केजरीवाल ने कई वादे किए थे।
साल ऑटो किराए में इजाफा, ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस की हरासानी से रोकने, ऑटो परमिट ड्राइवरों की तादाद बढ़ाने जैसे मुराद का ऐलान किया गया। 1 लाख रुपए देने और पूरी दिल्ली में कम से कम 300 ऑटो स्टैंड की तामीरात का करने का वादा किया, लेकिन केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को धोखा दिया और उनसे किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा से मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले लोगों की मदद की है। 2025 में कांग्रेस बरसर इख्तिदार होते ही मेहनत कश गरीबों से किए गए तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। मुल्क में खदीम मसाजिद दरगाहों के खिलाफ मुसलसल साजिशें हो रही और तनाज़ात पैदा किए गए हैं। इस दरमियान उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक खबर सामने आई है कि बदायूं जामे मस्जिद के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं में वाक़ 850 साल कदीम बदायूं जामे मस्जिद को हिंदू फरीक ने नीलकंठ महादेव मंदिर बताते हुए एक अर्जी मुकामी अदालत में दाखिल की है। ये अर्जी मंजूर करने लायक है या नहीं, इस ताल्लुक से समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। यही वजह है कि अगली समाअत के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अदालत को ये तय करना था कि आया ये मुकदमा काबिल समाअत है या फिर नहीं। मुस्लिम फरीक की बहस होनी थी जो पूरी नहीं हुई, इसी वजह से अदालत ने समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। गुज़िश्ता माह 30 नवंबर को भी इंतजामिया कमेटी ने अपना मौक़िफ़ रखा था। इस दिन सिविल जज अमित कुमार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील के दलाल सुनने के बाद मुकदमे की अगली समाअत की तारीख 3 दिसंबर मुकर्रर की थी। असल मामला यह है कि हिंदू फरीक ने बदायूं की कदीम शमसी जामे मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। इस मामले के हवाले से सियासत भी जोरों शोर से चल रही। इस मामले की समाअत के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की तश्कील दी गई है। एक जानिब हिंदू फरीक ये दावा करता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई है, दूसरी जानिब मुस्लिम फरीक का कहना है कि यहाँ मंदिर और मूर्ति होने का कोई सबूत ही नहीं है। मुस्लिम फरीक के मुताबिक जब सूफी मुफक्किर बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बदायूं आए थे तब उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद बनवाई थी। इसके मुतालिक जो भी दावे किए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है। बदायूं तनाज़े के हवाले से कुछ रोज कबल मस्जिद और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा था कि इनकी तालीम के बजाय खुदाई गई मसरूफ करवानी चाहिए ताकि असली बात सामने आ जाए। रियासत गुजरात में गुज़िश्ता 4 मालियाती सालों में मरकजी टैक्स अफसरान ने जीएसटी चोरी के 12,803 मामले दर्ज किए हैं और 101 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जानकारी मंगल के रोज राज्यसभा में वजीर खजाना ने दी है। वजीर खजाना ने कहा है कि गुजरात में माली साल 2021-22 से लेकर 2024-25 के दरमियान तक यानी 31 अक्टूबर 2024 तक के दरमियानी सेंट्रल टैक्स ढांचे के जरिए दर्ज जीएसटी में चोरी के मामले सामने आए हैं। मरकजी वजीर ने बताया है कि जीएसटी चोरी के मामलों में सीजीएसटी एक्ट 2017 की दफा 69 के तहत 101 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। 2.08 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। 2022-23 में जीएसटी की मजमूई आमदनी 18.08 लाख करोड़ रुपए है और 2.20 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया था। इसके अलावा 12.15 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया गया। रवा माली साल अप्रैल अक्टूबर में जीएसटी की मजमूई वसूली 12.74 रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में जबकि ये 1.47 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। जीएसटी की खालिस वसूली 11.27 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। रियासत कर्नाटक के विजयपुर की एक लड़की महज 18 साल की उम्र में ही पायलट बन गई है। तारीख रकम करने वाली नौजवान लड़की का नाम समायरा है। वो हिंदुस्तान की अब तक की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट बन गई है। समायरा बिजनेस में अमीन हिलोर की बेटी है। उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल हासिल कर लिया है। वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने वाली हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र पायलट भी बन गई है। समायरा ने विनोद एविएशन एकेडमी में 6 माह की एविएशन ट्रेनिंग ली है। एकेडमी के बानी विनोद यादव और कैप्टन तपिश कुमार की रहनुमाई में समायरा ने पहली ही कोशिश में सीपीएल के तमाम इम्तिहानात पास कर लिए हैं। समायरा ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने कैप्टन तपिश कुमार और विनोद यादव को दिया है। समायरा ने इस मौके पर कहा है कि ट्रेनिंग मुश्किल थी लेकिन कैप्टन की मदद से ये आसान हो गया है। मेरी कामयाबी का सारा क्रेडिट कैप्टन तपिश कुमार और विनोद कुमार को जाता है। समायरा ने पायलटिंग समेत 6 लाजमी कोर्सेज में भी हिस्सा लिया था। इनके साथ ही उन्होंने तहरीरी इम्तिहान में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। समायरा ने महाराष्ट्र के बारामती में 7 माह की फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी। कारो एविएशन एकेडमी समायरा के मुताबिक तकनीकी महारत नहीं मिली थी। कैप्टन तपिश कुमार मेरे आइडल है। उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में पायलट बनकर कामयाबी हासिल की थी। अब मैं मुल्क की सबसे कम उम्र कमर्शियल पायलट हूँ। काबीना वजीर बसंगोड़ा उर्फ एमबी पाटिल ने भी समायरा को मुबारकबाद पेश की है।
محض 18 साल की उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना काबिल फख्र की बात है। मुझे उम्मीद है कि विजयपुर की इस बेटी का मुस्तकबिल काफी रोशन होगा। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद तारीखी जामे मस्जिद की भी सर्वे का मुतालबा शुरू हो गया है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को इस सिलसिले में एक खत लिखा है। इस खत में विष्णु गुप्ता ने कहा है कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर इसमें मौजूद मूर्तियों का इस्तेमाल दिल्ली वाक़ई जामे मस्जिद की सीढ़ियां बनाने में की थी। इसका सबूत औरंगजेब पर मोहम्मद साखी मुस्तैद खान की तसनीफ में मौजूद मासर आलमगीर में मुतासिर होता है। इस दिन खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह करके लौटा। औरंगजेब की सवाने हयात में लिखा हुआ है कि खान जहां बहादुर के जरिए मंदिरों को तबाह किए जाने, उन्हें लूटने, मूर्तियों को तोड़ने जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ था। इसके बाद बैलगाड़ियों से टूटी हुई मूर्तियों के बाखयात को दिल्ली रवाना कर दिया गया। मज़कूरा हवाला देते हुए विष्णु गुप्ता ने कहा है कि हिंदू सेना चाहती है जामे मस्जिद का सर्वे हो और उन मूर्तियों को बाहर निकाल कर अज़सर मंदिरों में निस्ब किया जाए। इस अमल में मुगल बादशाह औरंगजेब के जुल्म, मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ गई है। काबिल जिक्र है कि हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता वही शख्स है जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे कराने के लिए अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी को अदालत ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया है और समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई। कई रियासतों में स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही। इस दरमियान दुनिया भर में मशहूर तारीखी सियाहती मुकाम ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी ने लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। शरपसंद नासिर ने यह धमकी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ईमेल पर दी है। इसके अलावा धमकी आमेज ईमेल मौसूल होते ही ताजमहल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आगरा पुलिस ने सिलसिले में गर्मी दिखाते हुए ईमेल भेजने वाले की शिनाख्त शुरू कर दी। ताजमहल की सिक्योरिटी के लिए एक तरफ बाहरी इलाके में आगरा पुलिस और ताजमहल के अंदर CISF ने सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। इसके पास स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया और मौसूल इत्तलात के मुताबिक महकमा सियाहत के ऑफिशियल ईमेल पर यह धमकी दी गई थी। इस ईमेल में लिखा गया था कि ताजमहल के अंदर बम निस्ब कर दिया गया है। साथ ही चैलेंजेस करने वाले को कहा गया है कि इस बम को फटने से रोक सको तो रोक लो। ईमेल मौसूल होते ही महकमा सियाहत के मुलाजिमीन ने आला अफसरान को मतला किया है। इसके बाद आनंद फानंद में मामले की जानकारी मुकामी पुलिस और इसके अलावा CISF और महकमा आसार खदीमा के अफसरान को दे दी गई थी। खबर मिलते ही सभी महकमों में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे सभी महकमों के अफसरान ने मुश्तरका जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम को बुलाकर ताजमहल के अंदर और बाहर सख्त जांच कराई गई है। कुछ मुकाम पर अंदेशे की सूरत में जमीन की खुदाई कर बम की तलाश भी की गई। पुलिस जराये का कहना है कि फिलहाल ताजमहल इहाते में बम होने का कोई सुराग तो नहीं मिला। इसके बावजूद पुलिस और दीगर मुतल्लिका टीम इस धमकी को संजीदगी से लेकर मामले की जांच कर रही। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम पर पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।